हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं दो चरों में रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए क्या होता है दो चरों में रैखिक समीकरण। यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। देखिए दो चर यानी कि जो आपके पास समीकरण होगा उसमें दो चर होने चाहिए और समीकरण रैखिक होने का मतलब यह हुआ कि उसका घात एक होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसकी परिभाषा देखें दो चरों में रैखिक समीकरण की, तो हम लोग इसकी परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो, जहां जहां ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इसको बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है, यानी ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, और ना तो a 0 के बराबर हो और ना ही b 0 के बराबर, यानी कि a और b और c वास्तविक संख्या है लेकिन a और b 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक भी 0 होता है तो चर गायब हो जाएगा, तो एक चर वाला बन जाएगा। अगर दोनों 0 हो जाते हैं तो इसमें ये चर दोनों के दोनों गायब हो जाएंगे, तो वो आपका रैखिक समीकरण होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए ना तो a 0 होना चाहिए और ना ही b 0 होना चाहिए। के रूप के समीकरण को दो चरों x और y, इसमें दो चर देख रहे हैं ना जी, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण कहते हैं। तो समझ गए दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो जैसे अगर मैं लिख देता हूँ 2x प्लस का 3y प्लस 5 बराबर में 0, तो देखिए ये इसमें दो चर x और y है और इनके घात एक दिख रहा है, तो यहाँ दो चर और रैखिक भी हो रहा है, इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ a b और c की जगह पे देखिए 2 3 और 5 की संख्या दी हुई है। आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मैं लिख देता हूँ माइनस का x प्लस का 2y इक्वल टू 0। यहाँ पे c के जगह पे 0 दे दिया है, तो c के लिए कंडीशन नहीं दिया है, सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर में ये रैखिक समीकरण है। चलिए समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म के बारे में। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसे कर देते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या हम लोग ऐसे भी से हेडिंग दे सकते हैं कि दो चरों में युगपत रैखिक समीकरण युग्म यानी सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये भी आप हेडिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। युग्म कैसे ही आपको पता चला, जोड़ा है ना जी, है ना, एक जोड़े की बात हो रही है। तो अगर आपके पास दो चर वाले दो रैखिक समीकरण एक साथ लिख दिए जाएं, जैसे इन्हीं दोनों को हम लोग एक साथ लिख देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को
एक साथ लेने पर उसे दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। समीकरण युग्म कहते हैं, ठीक है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अच्छा, अगर उसके व्यापक रूप की बात करें तो उसका जो व्यापक रूप हो गया, वह व्यापक रूप हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, जनरल फॉर्म। उसका जनरल फॉर्म किस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग, नीचे मैं यहां दिखा देता हूं। मैं लिख देता हूं यहां पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो हम लोग रैखिक समीकरण लिए हैं दो चरों में, तो इन दोनों को एक साथ लिख लिए, इसलिए इसे ये क्या कहलाएगा, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहलाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखिए, आप इसमें यह भी लिख सकते हैं कि जहां इसमें जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 देख रहे हैं, सभी की सभी क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी, तथा a1 b1 a2 b2 इनमें से कोई भी 0 के इक्वल नहीं होगा। बात को समझे ना जी, इनमें से कोई भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये दो चर है ना जी। तो ये दो चर रहने के लिए ये दोनों a1 न तो b1 0 होगा, न a2 न तो b2 0 होगा। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे दे दिया। जैसे कि दो चर में एक रैखिक समीकरण में दिए थे, अब युग्म आ गया, इसलिए इन दोनों के लिए एक साथ कंडीशन हमने यहाँ पे दे दिया। तो इस रूप में आपके पास कोई भी समीकरण युग्म होंगे तो उनको दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू में 14, और दूसरा मैं लिख देता हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू में आपका 21। तो ये जो आप युग्म देख रहे हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। अच्छा, एक और मैंने यहाँ पे लिखा था कि दो चरों में युगपत रैखिक समीकरण युग्म। देखिए, जब भी हम लोग युगपत का यूज करते हैं, अगर यहाँ युग्म ना लिखते, सिर्फ लिखते युगपत समीकरण, रैखिक समीकरण, तो युगपत की बात आ जाएगी, या फिर युगपत की जगह निकाय की बात आ जाएगी। दो चरों में रैखिक समीकरण निकाय, तो उस कंडीशन में हम लोग दो या दो से अधिक रैखिक समीकरणों को अगर एक साथ लेते हैं, दो चरों में दो या दो से अधिक रैखिक समीकरणों को एक साथ लेते हैं, तो उनको युगपत समीकरण, है ना, या फिर समीकरण निकाय भी हम लोग कहते हैं। तो आप चाहो तो इसको अलग से भी मैं यहाँ परिभाषित कर सकता हूँ। मैं यहाँ हेडिंग देता हूँ कि दो चरों में रैखिक समीकरण निकाय, समीकरण या समीकरणों का निकाय, ठीक है, यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम लोग युगपत भी यूज कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस युग्म लगा देने से हम लोग दो की बात कर रहे थे, ठीक है। अब युग्म नहीं लगाएंगे तो दो से अधिक समीकरण हो जाएंगे, दो या दो से अधिक समीकरण हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी परिभाषा में कि दो चरों में दो या अधिक रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर बना निकाय रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। उन दो चरों में रैखिक समीकरण निकाय कहलाता है। यानी कि देखिए, ये दो समीकरण एक साथ दे देते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण निकाय है ये। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण का हल, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन
इनटू वेरिएबल, इनटू वेरिएबल्स। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया हो तो उसके हल की बात करेंगे तो उनके चरों के युग्म, यानी कि जैसे अगर मैं मान लेता हूं, मैं लिखता हूं x प्लस वाई इक्वल टू में 14, तो मैं यहां देख रहा हूं कि अगर मैं यहां पे लिखूं 1 और 13, 2 और 12, 3 और 11, तो ये जो युग्म देख रहे हैं इन चरों के स्थान पर रखने में, पहला x है दूसरा y है, इनके स्थान पर रखने पे इस समीकरण को संतुष्ट करेगा ना जी, इसलिए यह इसका हल हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी रैखिक समीकरण में दोनों चरों के एक युग्म मान जो रैखिक समीकरण को संतुष्ट करेगा उसका क्या कहलाएगा, हल कहलाता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दोनों चरों के एक युग्म मान जो समीकरण को संतुष्ट करे क्या कहलाता है, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। यानी कि दो चरों में रैखिक समीकरण का हल कहलाता है, दो चरों में रैखिक समीकरण का हल कहलाता है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हल निकालना बहुत ही आसान है। आपके पास मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू में 14 दिया, आपके इसे कुछ हल निकालने हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, या y या x का मान निकालेंगे। y का मान निकाल लिया हमने। अब देखिए x बराबर अगर 1 रखते हैं तो y का मान 14 माइनस 1 13 आ जाएगा। x बराबर में 2 रखते हैं तो y का मान 14 माइनस का 2 आपका 12 आ जाएगा। x बराबर में अगर आप 3 रखते हैं तो y बराबर में 14 माइनस का 3 11 आ जाएगा। ऐसे आप अनगिनत हलों को निकाल सकते हैं। x की जगह कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे y के कोई ना कोई वास्तविक मान मिलेगा, ऐसे अनगिनत मान मिलते जाएंगे। यानी कि याद रखने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं कि दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अनगिनत हल होते हैं, आप जितना भी चाहोगे निकाल सकते हो। आप क्लास 9 में भी ये चीज पढ़े हुए हैं। चलिए अब हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण के हल का, अभी जो रैखिक समीकरण का हल देखें इसका ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। या मैं हेडिंग देता हूं, दो चरों में रैखिक समीकरण के हल का ज्यामितीय अर्थ। तो चलिए अब इसका हम लोग ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा ये चीज देखते हैं। चलिए ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होगा किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल का, उसको देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक समीकरण ले लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू में 3। ठीक है, तो इसका आलेख बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कम से कम इसके हमें दो हल पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ इसके दो हल यहीं पे डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ। अब उतने छोटे तो आप नहीं हो। एक्स वाई, अगर x की जगह 0 रख देंगे तो y का मान 3, y की जगह 0 रखेंगे तो x का 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, x डैश y डैश। चलिए देखते हैं इसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4।
देखिए अब इसके ग्राफ खींचने के लिए हमें 0 और 3 ये रहा और 3 0 ये रहा, तो इन दोनों से होकर रेखा जो जाएगी वही ना इसका आलेख होगा, इस समीकरण का ये आलेख हो जाएगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे इसके हल के ज्यामितीय अर्थ की, तो इस रेखा पर पाए जाने वाले जितने भी बिंदु होंगे वो सभी के सभी इसके हल होंगे। जैसे देखो इधर से अगर देखें तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ पे मिल रहा है एक बिंदु, तो जहाँ x का मान 2 है और y का मान 1 है, अगर x की जगह 2 और y की जगह 1 रखें तो क्या इस समीकरण को संतुष्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। चलिए यहाँ से देखिए x का मान 1 और y का मान 2, तो अगर हम लोग 1,2 रखें तब भी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो ये भी इसका हल हो गया। यानी कि इस रेखा पर पाए जाने वाले जितने भी बिंदु होंगे वो इसके हल होंगे। और हम लोग जानते हैं कि किसी रेखा पर अनंत बिंदुएं होती हैं, इसलिए इस रैखिक समीकरण का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनगिनत अनंत हल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, कि रैखिक समीकरण को निरूपित करने वाली सरल रेखा पर, ये सरल रेखा ही है ना जी, सरल रेखा पर के प्रत्येक बिंदु के नियामक रैखिक समीकरण के एक हल को प्रकट करते हैं। यहाँ पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी बिंदु होंगे तो अनंत बिंदु होंगे, इसलिए इसके अनंत हल होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अगर रैखिक समीकरण युग्म हो, यानी कि 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म हो तो उनके हल के बारे में हेडिंग देते हैं, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। क्या होता है, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करें रैखिक समीकरण युग्म के बारे में, तो हमने देखा था कि हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा अगर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये 2 आपके इसमें रैखिक समीकरण युग्म है जो चर x और y में है। x और y में रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरणों के एक युग्म है। तो अगर इसमें चर x और y का एक युग्म, वैसा युग्म जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो, इस दिए हुए 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि x और y के मानों का एक युग्म जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो या करता है, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाता है। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू में 5 और मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस वाई इक्वल टू में 9। तो अगर मैं यहाँ कहूँ
कि एक मेरे पास युग्म है x और y के मान के लिए 4,1, तो x की जगह 4 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे तो 4 1 5 इसको संतुष्ट कर जाएगा। एक जगह 4 रखेंगे 4 दूना 8 और 1 9 इसको भी संतुष्ट करेगा। तो ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए 4,1 जो है इस रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। चलिए अब इसके हल के ज्यामितीय अर्थ को भी समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग देता हूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का ज्यामितीय अर्थ क्या है, इसका ज्यामितीय अर्थ इसको समझते हैं। ठीक है, क्या है ज्योमेट्रिक मीनिंग, इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए आपके पास समीकरण यहाँ पे दे दे x + y = 5 और दूसरा आपका दे दे 2x + y = 9, जैसा कि अभी हमने लिया था। ठीक है, अब इन दोनों के लिए कम से कम इनके दो हल निकालने होंगे, तभी ना आप इनका आलेख खींच पाओगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इनके दो हल निकाल देता हूँ। ठीक है, और फिर हम लोग इसका आलेख खींच के देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। x y, x की जगह 0 रखने पे y का 5, y 0 रखने पे x का 5, x y, x की जगह 0 रख देंगे तो y का 9 और y की जगह 0 रख देंगे तो x का आ जाएगा 4.5। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, x डैश y और y डैश। चलिए अब देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या हो। चलिए x का 0 y के पास, ये रहा 0,5, दूसरा है 5,0। इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा देखेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, चलिए ये किसकी है, x + y = 5 के लिए। दूसरा x का 0 y का 9 है, भाई ये तो गड़बड़ हो गया, 9 इधर कहीं ऊपर होगा, इधर होगा। मान लो यहाँ सपोज करो ये गड़बड़ हो गया तो हम लोग क्या करें, मैंने ध्यान नहीं दिया, 0 9 नहीं तो बड़ा ग्राफ बनाना चाहिए था। चलिए दूसरा 4.5 और 0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों से होकर रेखा जब खींचेंगे तो कुछ इस तरह से जाएगी ना जी, है कि नहीं, कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, सपोज कर लो ऐसे ऐसे ही ना जाएगी जी। इसका समीकरण जो है 2x + y = 9, ये समझ ना, इसको आगे बढ़ाओगे तो 9 यहाँ आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो प्रतिच्छेद कर रही है, यही देखो, इस बिंदु को अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने बताया था कि 4,1, अगर इन 4,1 को इस समीकरण युग्म में रखें तो दोनों को संतुष्ट करेगा, तो यही इसका हल हो जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इस समीकरण युग्म के लिए कि इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल की बात करेंगे तो हल की बात करेंगे तो इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, इन दोनों रेखाओं के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वही इसका हल कहला रहा है। ठीक है, वही इसका हल कहला रहा है। तो इसका यही एक हल होगा, और कोई हल नहीं होगा, क्योंकि एक ही जगह पे प्रतिच्छेद करिए और कहीं प्रतिच्छेद नहीं करे। और कोई भी बिंदु रख लो, इस रेखा पे, इस रेखा पे, कहीं क्या भी कोई बिंदु रख के देख लो, इन दोनों समीकरण युग्मों को संतुष्ट नहीं करेगा। केवल यही एक मान है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। समझे ना बात को। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस केवल इसकी बात कर रहे हैं तो इस रैखिक समीकरण युग्म का जो ज्यामितीय अर्थ की बात कर रहे हैं तो इनकी जो प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु का जो नियामक है वही x नियामक और y नियामक, इनमें x और y के हल होंगे। ठीक है,
यानी कि एक्स वाई को संतुष्ट करेंगे और वही इसका हल होगा 4,1, यानी एक्स का 4 और वाई का 1। अच्छा, दूसरा समीकरण देखिए हम ले लेते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू में 4, और दूसरा ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू में 6। अब देखिए इनके आलेख को देखते हैं और इनके ग्राफ समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इनके हम लोग कम से कम दो हल निकाल लेते हैं और फिर इनका ग्राफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, x की जगह 0, y का 4, y की जगह 0, x का 2 आ जाएगा, x y, x की जगह 0 रखेंगे, y का 6, और y की जगह 0 रखेंगे तो x का 3 आएगा। चलिए अब इसका आलेख यहाँ पर हम लोग खींचते हैं। चलिए x अक्ष और ये आपका y अक्ष, काफी है, माइनस में तो हमने मान लिया ही नहीं है, इसलिए x डैश y और y डैश। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 बराबर और दूरी पे 4 5 6, काफी है, 1 2 3 4 5 6, काफी है। चलिए देखिए ध्यान से, 0,4 ये रहा, दूसरा है 2,0 ये रहा। इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचना चाहोगे तो वो रेखा कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, चलिए इस तरह से ये रेखा है कि इसका समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर में 4। दूसरा देखते हैं, दूसरा 0,6, फिर उसके बाद है 3,0। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो वो रेखा कुछ इस तरह से आएगी। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों का आलेख खींचने पे जो रेखाएं हो रही हैं वो समांतर हो रही है, यानी कि एक दूसरे को ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया पिछले समीकरण में कि रेखाएं जहां प्रतिच्छेद करेंगे वही इसका हल होगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, यानी कि समांतर है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये रेखाएं कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। चलिए और हम लोग समीकरण युग्म में लेके देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा ले लेते हैं 2x प्लस का 2y इक्वल टू में 4। चलिए अब इनका आलेख खींच के देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कम से कम इनके दो हल निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इनके दो हल निकाल कर और तब इसको हम लोग समझते हैं। x y, अगर हम लोग x का मान यहाँ 1 रख दें तो y का आ जाएगा 1, x का मान अगर हम लोग रख दें माइनस का 1, x का -1 तो y का आ जाएगा 3, -1 रखेंगे तो जाएगा प्लस का हो जाएगा। चलिए x y, x का मान यहाँ 0 रख देंगे तो y का 2, y का 0 रख देंगे तो x का 2 आएगा। चलिए अब इन दोनों का आलेख हम लोग यहाँ पर खींचते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इनको भी। यहाँ पर हम लोग x ले लेते हैं, यहाँ पर आपका x डैश, ऊपर y और नीचे मैं यहाँ ले लेता हूँ y डैश। 1 2 3, काफी है 3 तक ही, 1 2 3, -1 -2 माइनस का 3, -1 -2 माइनस का 3। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1,1 ये रहा, फिर उसके बाद क्या है, फिर है आपका -1,3, x का -1 और y का 3, ये रहा -1,3। तो इन दोनों से होकर जाने वाली अगर आपको रेखा खींचनी होगी तो कुछ इस तरह से जाएगी, ये रेखा है ना जी, इन दोनों से होकर इसी तरह से ना होगी जी। चलिए तो ये किसका समीकरण हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू में 2 के समीकरण के लिए ग्राफ हो गया। फिर दूसरा देखिए 0 2 और 2 0, 0 2 ये रहा और 2 0 ये रहा। तो इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली अगर आप रेखा खींचेंगे तो रेखा कुछ इस तरह से जाएगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से ही जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर से ही जा रही है, यानी कि एक दूसरे पे ऊपर से जा रही है, इसका मतलब कि ये समपाती है।
यानी हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, हर एक बिंदु पर काट रही है। और जब हर एक बिंदु पर काट रही है एक दूसरे को तो इसके अनेक हल हो जाएंगे ना। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की बात करें तो कभी कभी इनका हल जो होता है एक हो जाता है, कभी अनेक हो जाता है और कभी कभी कोई हल भी नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे हेडिंग देते हैं, हम लोग दो चरों वाले रैखिक, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के हलों की संख्या, हलों की संख्या, तो हलों की संख्या की बात करेंगे तो हम लोग देखे थे पहली स्थिति में, पहला कंडीशन में क्या देखे थे, पहली स्थिति में देखे थे कि दो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं इसलिए कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का एक हल या अद्वितीय हल होगा। और समीकरण निकाय संगत होगा। यदि उसके हल हो रहे हो एक या अनेक तो उसको संगत कहते हैं, उस समीकरण निकाय को संगत कहेंगे और संगत कहेंगे। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना कि उसको संगत निकाय, संगत समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। या फिर आप उसे, आप ध्यान रखना कि अविरोधी भी कहते हैं, अविरोधी भी कहते हैं। ठीक है, जब एक हल होगा तब, जब अद्वितीय हल होगा तो संगत और अविरोधी कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, दूसरी स्थिति देखे थे, स्थिति सेकंड में, कि दो रेखाएं समांतर है। तो जब समांतर है तो ध्यान रखना कि जो आपके पास समीकरण निकाय है उसका कोई हल नहीं होगा। आप लिख सकते हैं रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और समीकरण निकाय असंगत या विरोधी होगा, उसको कहते हैं। ठीक है, तीसरी स्थिति में क्या थी, एक दूसरे के ऊपर थी रेखाएं, यानी कि समपाती थी। दो रेखाएं समपाती है, तो जब समपाती है तो आप ध्यान रखेंगे कि जब समपाती है, अभी देखे थे ना तीसरी स्थिति हमने तीन तरह का ग्राफ बना के, तो जब समपाती होंगी तो ध्यान रखना कि रैखिक समीकरण निकाय के, रैखिक समीकरण निकाय के अनेक हल या फिर अनंत हल, अनंत हल होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हर एक बिंदु प्रतिच्छेद करता है इसलिए उसके अनेक हल होंगे, और अनेक हल होंगे। और लिख सकते हैं कि समीकरण निकाय, समीकरण निकाय संगत कहलाएगा, संगत कहलाएगा, या आश्रित भी उसे कहेंगे, आश्रित होगा। ठीक है, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबी होते जा रही है। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर,
रविकांत सर, और तीसरा है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।